वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में आज देख ही लिया होगा, आज मैं एक बहुत ही अच्छे नॉवल की समरी लेके आया हूँ एंड द नेम इज़ टू किल अ मॉकिंगबर्ड समरी। सो दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का यह नॉवल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नस्ल भेद पर आधारित है। यह छोटे बच्चों के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। वैसे तो यह नॉवल 1960 में लिखा गया था, लेकिन आज की मौजूदा परिस्थितियों में भी यह काफ़ी सटीक बैठता है। अमेरिका के स्कूल में इस नॉवल को इंग्लिश के सिलेबस में रखा गया है। अमेरिका के मॉडर्न लिटरेचर में इसे क्लासिक माना जाता है। इस उपन्यास के लिए लेखिका को पुलिट्जर प्राइज़ भी प्रदान किया गया था। इसके ऑथर जो हैं हार्पर ली। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए ये समरी शुरू करते हैं। और जिस भी दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज ऐसी ही मैं अच्छी मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदलने वाली समरी आपके सामने लाता रहूँगा और लाता रहता हूँ। दोस्तों, इस नॉवल में 6 साल की स्काउट फिंच नाम की बच्ची अपने बचपन के दिनों की कहानी बता रही है। स्काउट अपने बड़े भाई जैम और पिता एट्रिकस के साथ एलबामा राज्य के मेकॉम्ब नामक शहर में रहती। उसकी माँ की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उस समय बाकी दुनिया की तरह ही अमेरिका भी ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था। इकोनॉमी का बुरा हाल था, गरीबी और भुखमरी बढ़ रही थी। लेकिन स्काउट के पिता एट्रिकस एक माने हुए लॉयर थे, इसलिए उनका परिवार बाकी लोगों की तुलना में काफ़ी अमीर था और उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गर्मी के दिनों की बात है, स्कूल में छुट्टियां पड़ गई थीं। उन्हीं दिनों स्काउट के पड़ोस में डिल नाम का लड़का अपनी बुआ के पास रहने आया था। स्काउट और जैम की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और तीनों बच्चे दिन भर तरह तरह के खेल खेलते रहते थे। एक दिन डिल ने रास्ते में पड़ने वाले एक रहस्यमयी घर को देखा और उसके बारे में पूछा। स्काउट ने बताया कि उस घर में बू रेडली नाम का कोई डरावना आदमी रहता था। उसे कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती थीं और बच्चों को उस घर से दूर रहने को ही कहा जाता था। लेकिन डिल देखना चाहता था कि बू कैसा दिखता है। वो लोग दीवार में बने छेद से ताका झांकी करते थे, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आता। छुट्टियां खत्म होने पर स्कूल खुल जाते हैं और डिल अपने घर वापस चला जाता है। स्कूल से आते जाते स्काउट और जैम को बू के घर के बाहर आए दिन गिफ्ट मिलते रहते हैं, जो उन्हें बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। अगली गर्मी की छुट्टियों में डिल फिर से आता है। इस बार तीनों बच्चे दीवार फांद कर बू की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक कोई उन पर गोली चला देता है। वह बू का भाई नाथन था। बच्चे डरकर भागने लगते हैं। इस बीच जैम की पैंट झाड़ियों में फंस जाती है और छूटती नहीं है। घबराकर जैम अपनी पैंट उतार देता है और भाग जाता है। जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो एट्रिकस उन्हें समझाता है कि इस तरह किसी की प्रॉपर्टी में नहीं घुसते और किसी ने गोली सिर्फ उन्हें डराने के लिए चलाई थी, ना कि उन्हें मारने के लिए। अगले दिन जैम देखता है कि उसकी पैंट बू के घर से बाहर बाड़ पर रखी हुई थी। किसी ने फट गई पैंट को सिल भी दिया था। जैम ने अपनी पैंट वापस उतार। इसके बाद सर्दियों में स्काउट और जैम को बू के घर के बाहर और गिफ्ट मिलते रहे, जो बू उनके लिए चुपके से रख जाता था। एक बार पड़ोस में किसी के घर में आग लग गई थी। स्काउट आग बुझा रहे थे, लोगों को देख रही थी। तभी उस पर राख और चिंगारियां गिरने लगीं, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने के लिए कंबल से ढक दिया। स्काउट को लगा जैसे बू ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। एक दिन टॉम नाम के एक ब्लैक आदमी पर मेला नाम की एक श्वेत लड़की के रेप का झूठा आरोप लगता है। जज टेलर एट्रिकस को टॉम का केस फाइट करने के लिए कहते हैं। मेकॉम्ब के वाइट लोग रेसिस्ट थे। वे ब्लैक लोगों की नीची नज़र से देखते थे। जब एट्रिकस ने टॉम का केस लिया तो सारे लोग उनकी निंदा करने लगे। उन्हें बहुत से ताने उल्हाने मिलने लगे। स्काउट और जैम को भी उनके स्कूल के क्लासमेट्स नाइजर लवर कहकर बुलाने लगे। क्रिसमस के मौके पर एट्रिकस की ब्लैक कुक कैलिफोर्निया दोनों लोगों को ब्लैक लोगों की चर्च में ले जाती है। वहाँ ब्लैक लोग बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। टॉम का केस शुरू होने के एक दिन पहले कुछ लोग टॉम की मॉब लिंचिंग करने के इरादे से इकट्ठा होते हैं। एट्रिकस बीच बचाव के लिए आते हैं। स्काउट और जैम भी चुपके से वहां पहुंच जाते हैं। तभी स्काउट एक आदमी को पहचान लेती है। उस आदमी का बेटा स्काउट की क्लास में पढ़ता था। स्काउट उस आदमी से उसके बेटे के बारे में बाल सुलभ बातचीत करने लगती है। इससे उस आदमी को हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो आदमी इकट्ठा हुए लोगों को वापस घर भेज देता है। फिर टॉम का केस शुरू होता है। सारा हाल लोगों से भरा होता है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं होती। स्काउट और जैम ब्लैक लोगों वाली जगह पर बैठ जाते हैं।
एटिकस प्रूव कर देते हैं कि मेला और उसका पिता बॉब दोनों झूठ बोल रहे थे। वास्तव में मेला ने ही टॉम को अपने पास बुलाया था, लेकिन जब उसके पिता बॉब ने मेला को टॉम के साथ देखा तो गुस्से से पागल हो गया। उसने मेला को गालियां दी और मारा भी। इससे उसके चेहरे पर चोटों के निशान आ गए। फिर उसने मेला से टॉम को झूठे रेप केस में फंसाने के लिए कहा। इस सब के पर्याप्त सबूत एटिकस ने कोर्ट में पेश कर दिए, लेकिन इस सब के बावजूद वाइट लोगों की ज्यूरी ने टॉम को दोषी करार दे दिया। इस घटना के बाद जेम का जुडिशरी से विश्वास उठ गया और वो निराशा में डूब गया। एटिकस ने कहा कि वो दोबारा कोशिश करेगा जिससे फैसला बदला जा सके, लेकिन इसी बीच निर्दोष टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की और वह गार्ड्स की गोली से मारा गया। हालांकि फैसला बॉब के पक्ष में आया था, लेकिन फिर भी बॉब बहुत गुस्से में था। एटिकस ने कोर्ट में सबके सामने उसकी पोल खोल कर रख दी थी। अब कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, इसलिए उसने एटिकस से बदला लेने की ठान ली। वह टॉम की विधवा को बहुत बुरा भला सुनाता है, जज के घर में ज़बरदस्ती घुसने की भी कोशिश करता है, और जब हैलोवीन वाली रात स्काउट और जैम घर वापस आ रहे होते हैं तो उन पर जानलेवा हमला कर देता है। इससे जैम के बाजू में फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन तभी बू वहाँ पहुँच जाता है और बॉब से भिड़ जाता है। अंत में झगड़े के दौरान बॉब को चाकू लग जाता है और वो मर जाता है। लेकिन यह नॉवल में मिस्ट्री ही है, चाकू बू से लगा था या जैम से। फिर बू घायल जैम को गोदी में उठाकर दोनों बच्चों को एटिकस के पास ले जाता है। शेरिफ, जो वहाँ का थानेदार था, वहाँ आकर घटना की पूरी जानकारी लेता है। वह कहता है कि रिपोर्ट में यही लिखा जाएगा कि बॉब गलती से फिसलकर अपने ही चाकू पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी स्काउट को एहसास होता है कि उन्हें बचाने वाला बू ही वह आदमी है जो रहस्यमयी घर में रहता था और उनसे उन्हें आज भी पहली बार देखा था। इन सभी घटनाओं के बाद स्काउट के पिता एटिकस उसे सलाह देते हैं कि हमें दूसरों की पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमारे दिल में नफरत नहीं, सहानुभूति होनी चाहिए। अंत में लेखिका कहती है कि नफरत और भेदभाव को करीब से देखने के बाद ही वो मानवता से अपना विश्वास नहीं उठने देगी, क्योंकि बुराई के साथ साथ उसने मानवता में अच्छाई भी देखी है। दोस्तों, इस नॉवेल की कुछ मैं आपको मेजर थीम बताता हूँ, एंड द थीम इज़ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव आज भी सारी दुनिया में अलग अलग रूपों में मौजूद है। कहीं ब्लैक वाइट के बीच, कहीं सिया सुन्नी में, कहीं SC ST जनरल में और कहीं अमीर गरीब में। हर देश में भेदभाव मिल जाता है। इस धरती पर करोड़ों जानवर रहते हैं, सबके रूप रंग अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से नफरत या भेदभाव नहीं करते। केवल इंसान ही है जो वैसे तो अपने आप को सब स्पीसीज में इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन इस तरह का सेंसलेस काम किए जा रहा है। दोस्तों, आपके रेजिडियल डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या व्यूज़ हैं? प्लीज़ कमेंट मी, और मुझे ये भी बताइएगा आपको ये समरी कैसी लगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी समरी लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस